एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक है बाल विकास यानी CDP से जो 3 जनवरी 2022 को पूछे गए CTET के 30 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण होगा और प्ले लिस्ट में हम 2021-22 के सभी प्रश्नों को 3 टॉपिक EVS हिंदी पेडागोजी और CDP आपके लिए हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहां पर आपको मिलेगा CTET प्रीवियस ईयर 2021-22 और जैसे ओपन कीजिएगा तो सारा जो है आपका 21-22 में पूछे गए सवालों का एक लिस्ट आएगा। आप एक एक करके देख सकते हैं और सारा प्रश्न यहीं से रिपीट होगा। हम बार बार पिछले वीडियो में ये बात भी बोल रहे हैं, तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज का टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP से और ये पूछा गया है 30 जनवरी 2022 को और इसमें 30 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया यानी आजकल के समय के दौर में बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त करते हैं। सभी बच्चों के लिए एक समान हो सकता है लेकिन एक निश्चित आयु आते आते सभी बच्चे उसी तरह विशिष्ट हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। प्रक्रिया का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, जबकि कहा जा सकता है कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, तो ये कथन भी सही है। यद्यपि विकास सही के लिए एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ से पलते बढ़ते हैं। अलग अलग समाज के बच्चे अलग अलग तरीके से पलते बढ़ते हैं और उसका विकास क्या हो जाता है? इस तरह से बहुआयामी आपका कक्षा हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। यानी मध्य से आरंभ होकर सिर की ओर बढ़े तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? शीर्षगामी। यानी शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिर की ओर जाए तो इसको कहते हैं शीर्षगामी और सिर से पैर की ओर तो इसको कहते हैं हम लोग अधोगामी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन CTET का ऑफिशियल आंसर लिखा हुआ है अधोगामी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर अब देख लीजिएगा, आपको रटना है। CTET यही प्रश्न पूछता है तो आंसर फिर से यही रखेगा तो आपका गलत हो जाएगा। कहिएगा अमृत सर आप गलत बता दी। हम दोनों बातें बता रहे हैं। ऑफिशियल आंसर इसका क्या है? अधोगामी है। ऑफिशियल आंसर अधोगामी और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शीर्षगामी। अगला प्रश्न है विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। देखिए कल्पना का विकास शैशवावस्था में नहीं होता है तो शैशवावस्था होगा नहीं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में कल्पनाशीलता का विकास हो जाता है, कल्पना करने लगता है, इसीलिए वो इमेजिन कर करके खेल खेलते हैं। और इमेजिन के रूप में क्या है कि जैसे बड़े लोगों को देखेगा कि दुकान चलाता है तो वो भी दुकान वाला खेल खेलेगा। बड़े लोग देखते हैं क्या शादी ब्याह नाच गाना होता है तो वो भी शादी ब्याह वाला खेल खेलेगा और नाच गाना करेगा। तो इसी को कहा जाता है कल्पनाशीलता वाले खेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है? तो समाजीकरण 2 तरीके से बच्चे सीखते हैं, एक प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक समाजीकरण में क्या होता है कि जहां बच्चे शिशु पहली बार समाजीकरण सीखता है, जैसे कि परिवार में जन्म लेता है तो परिवार से वो समाजीकरण सीखता है, तो परिवार क्या हो जाएगा? उसका प्राथमिक समाजीकरण है। पड़ोस क्या हो जाएगा? प्राथमिक समाजीकरण हो जाएगा। और फिर दोस्त क्या हो जाएंगे? प्राथमिक समाजीकरण हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, विद्यालय जाता है, तो वहाँ से एक दूसरा समाजीकरण शुरू होता है जिसको कहते हैं द्वितीयक समाजीकरण संस्थाएं। तो विद्यालय हो गया, धार्मिक संस्थान हो गया, मीडिया हो गया, ये तीनों क्या है? ये द्वितीयक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। तो 2, 3, 4 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न है, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल ख से बड़ी है, समझते हुए चलेंगे। पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है, पेंसिल ग से ये बड़ी है। अब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, यानी क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? संबद्धता, सकर्मक अनुमान, संरक्षण, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। ये सकर्मक अनुमान है। अनुमान लगा लिया कि भाई राम श्याम से बड़ा है तो श्याम राम से छोटा है, ऑटोमेटिक, यानी इसको कहते हैं हम लोग सकर्मक अनुमान। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? मूर्त संक्रियात्मक में प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन। ये तो मूर्त संक्रियात्मक है तो अमूर्त तो होगा ही नहीं। प्रतिज्ञाप्ति, तो इसका ऑफिशियल आंसर रखा हुआ है प्रतिवर्तन, यानी उल्टा कर सोचना, चीज़ों के बारे में सोचना, तो मूर्त संक्रियात्मक चरण में ये ऐसा होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कहल वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? पारंपरिक चरण की पारंपरिक चरण तो है ही, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, तो एक कोई तीसरा होगा। अब इसको जो भी, ये 3 चरण है मान के चलिए, आपको हो सके मिसटाइप हो गया होगा। पूर्व पारंपरिक चरण और उत्तर पारंपरिक चरण, ये 3 ही होते हैं। पारंपरिक चरण में क्या होता है कि जो परंपराओं को जान पाए, लेकिन उससे पहले बच्चे क्या होते हैं कि वो परंपरा को नहीं जान पाता, रीति रिवाज को नहीं जान पाता, तो वो हो गया पूर्व पारंपरिक चरण। और पारंपरिक चरण में क्या होता है, परंपरा को जानता है। और उत्तर पारंपरिक चरण में क्या होता है कि वो परंपरा का विश्लेषण करने लगा कि जो परंपरा हम मान रहे हैं ये सही है या गलत है समाज के लिए, यदि वो गलत है तो हम उसको बदल डालेंगे, ये चीज़ सोचता है उत्तर पारंपरिक चरण में। तो इसका आंसर आप जो भी बनाइए, ये 3 चरण याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना वाले सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? यानी आपका नकारात्मक आंसर खोज रहा है कि वाइगोत्स्की के हिसाब से किससे बचना चाहिए, यानी कौन नहीं है। सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, सामाजिक संदर्भ जहाँ रहे वाइगोत्स्की वहाँ रहे। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, आवश्यकता के अनुसार पाड़ का प्रयोग, पाड़ जो स्कैफोल्डिंग ये तो है ही इसका। तो यानी 2-3 में, अब देखिए 2-3 में ज़्यादा नकारात्मक क्या है, ये मानकीकृत, हम किसी को ये तय नहीं कर दें कि इसी सिस्टम से हम पढ़ाएंगे, इसी सिस्टम से बच्चे समाजीकरण सीखेंगे, इसी सिस्टम से बच्चे अधिगम करेंगे, हम मानकीकरण नहीं कर सकते। मानकीकृत को और थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। मानकीकृत हर चीज़ का मानकीकृत होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार इतना बड़ा 1 मीटर, तो इतना बड़ा क्यों नहीं माने हम? तो कहने का मतलब एक मानकीकृत है कि हम माने इतना बड़ा लोहा का 1 किलो, हम इतना बड़ा 1 किलो मानते शुरू में ही, तो वो मानकीकृत हो जाता। तो हम हर चीज़ को मानते हैं, तो उसी को कहते हैं मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। तो बच्चों के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है, तो इसी से बचना है आपको। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुशादी करने हेतु उपयुक्त बताया है? तो लेव वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृतिवाद कहा जाता है। तो इसमें क्या है, क्या उपयुक्त होगा? सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप। देखिए एक वर्ड आपका जोड़ दिया, ये कथन गलत हो गया। जैसे सांस्कृतिक आया, दिमाग आपका चला गया कि वाइगोत्स्की का यही चीज़ होगा ही, लेकिन देख लीजिए क्या किया, वो जोड़ दिया ताकि आप यहाँ
यहाँ देखिए वहाँ गलती होगा। तो रटकर याद करने पर बल, कभी नहीं। गैर संदर्भित यानी जो चीज़ जिस चीज़ से संदर्भ नहीं है वैसा सिलेबस हम क्यों करेंगे। वाइगोत्स्की भी इतना पागल थोड़े था कि उसको गैर संदर्भित पाठ्यक्रम से जोड़ देगा, तो ये भी नहीं। यानी क्या होगा, सहकर्मी सहयोगात्मक। सहकर्मी यहाँ पर समाज बन जाता है इसका, यानी कई लोग ग्रुप में मिलकर जब काम करता है तो वो क्या हो गया, समाज हो गया उसका। तो वाइगोत्स्की यही बात कर रहा है कि सहकर्मी सहयोगता। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कठोर नियंत्रण नहीं करेंगे हम लोग। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, ये भी नहीं। अधिगम कक्षा में ही नहीं होता, अधिगम कहीं भी होता है। आप जहाँ खेल रहे हैं, खेल के मैदान में भी हो रहा है, मार्केट जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बड़ों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो अधिगम सभी जगह होता है, सिर्फ कक्षाओं में नहीं होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। ये चीज़ क्या है कि अलग अलग समाज से जब बच्चे आते हैं तो अपना अपना सब अनुभव लेके आता है, तो ये कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है। यानी भाई नकार दिया है कि बुद्धि एकल इकाई है। इसका मतलब है क्या, ये बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाला होगा कि बहुबुद्धि को बहुखंड मानता होगा। एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यानी एकल को छोड़कर बाकी पृथक कई स्वतंत्र बुद्धि होते हैं। तो बुद्धि से संबंधित बुद्धि वाला टॉपिक में आप लोग को बताए हैं कि बुद्धि वाला किससे जुड़ा हुआ है, हार्वर्ड गार्डनर से। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, खिलौना के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी। अब रोहन को गुड़िया मिल गया तो क्या कहता है रोहना, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है। अब बच्चा लड़का है, उसको लड़की वाला खिलौना मिल गया और वो सोच रहा है कि लड़के इस गुड़िया से नहीं खेलता है। तो ये किस प्रकार की धारणा है, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता। उसके अंदर ये घुस गया है कि लड़कियां सिर्फ ये काम करती है और लड़के सिर्फ ये काम करते हैं। ये पक्का रहेगा भाई आपका रिपीट में, इसलिए कि जितने भी हम प्रीवियस ईयर का वीडियो बनाए हैं सब में ये है। कमोबेश 60-70% सेट में ये वाला प्रश्न है, तो ये आपका घूमेगा। चाहे यहाँ पर थोड़ा सा नाम बदल देगा, रोहन के जगह मोहन कर दे, गीता के जगह सीता कर दे, वो अलग चीज़ है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे, योगात्मक नहीं, मानक संदर्भित नहीं, ये रचनात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक मूल्यांकन करवा रहा है कि भाई चलो हम लेख लिखवाएंगे, नहीं लेख लिखवाएंगे या कुछ लिखवाएंगे, ड्राफ्ट बना दिया, सब लिख के दो तो ड्राफ्ट, उसके बाद उस पर काम करेंगे। तो ये क्या है, रचनात्मक आकलन है। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को, बहुभाषीय कक्षा किसको कहते हैं, वैसा कक्षा जहां 2 या उससे अधिक भाषा बोली जाती है उसको कहते हैं हम लोग बहुभाषीय कक्षा। तो चूंकि आपके कक्षा में अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषा को लेकर आते हैं, तो आपका कक्षा बहुभाषीय हो जाता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। कह रहा है कि जो मातृभाषा है, बच्चे का अपना अपना मातृभाषा है, कोई अंगिका बोल रहा है, कोई खोटा बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, तो कह रहा है कि उसको हम निरुत्साहित करेंगे। तुम बोल नहीं सकते हो यहाँ क्लास में, बिल्कुल नहीं करेंगे। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, ये भी नहीं करेंगे। ये नहीं कि कक्षा में कोई ऐसा भाषा है जो कि 50% लोग बोल रहे हैं, 60% से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, कहेंगे कि उसी भाषा में बात करो सब। अब संताली हो, खोटा हो, मुंडारी हो, ये लोग कैसे भाई बात करेंगे, तो ये भी नहीं। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी
चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि भाषा के बारे में बच्चों को बताएंगे। देखो विविधता होती है भाषा में, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, उसके बारे में जानो, सीखो, और जो जिसको जौन भाषा पसंद है वह अपना यूज करो। तो एकदम लिबरल। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार शिक्षक को, देखिए इसका आंसर ऑफिशियल वेबसाइट पर 9 है, ऑप्शन नंबर 9 है। ऑप्शन तो है ही नहीं 9, लेकिन आपको हम सही आंसर बताएंगे। ऑफिशियल आंसर इसका 9 है, तो 9 रहेगा, 9 तो ऑप्शन में है नहीं। तो देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार शिक्षक को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कहता है कि जो पहले निर्धारित हो गया उसी विषय वस्तु को बच्चे को पढ़ाए। निर्धारित बिल्कुल नहीं करना है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। हाँ, समस्या समाधान, समस्या क्या है उसका हम समाधान करेंगे, ये केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अधिगमकर्ता यानी लर्नर, जो सीखने वाला होता है वो आलोचना पूर्वक सीख पाए, आलोचना कर सके, मतलब जैसे विपरीत विचार उसके मन में आ पाए, ये चीज भी करना चाहिए। चौथा है, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बच्चा खोजी प्रवृत्ति, ये जो है ना सीडीपी का मूल मंत्र है कि अन्वेषण निर्धारित या खोज आधारित होनी चाहिए। तो आपका सही क्या हो गया? 2, 3 और 4। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 1। ऑफिशियल में है 9। अब आप लोग 9 नहीं लिख दीजिएगा, काहे कि 9 तो होगा ही नहीं, आपको तो कलर करना है, टिक करना है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य अब क्या कर रहा है? एक शिक्षिका जो है ना, उसका कोई पसंदीदा छात्र है, हमेशा उसी को पूछ रहा है और उसी से आंसर चाह रही है। तो ये क्या है? शिक्षिका द्वारा यह किया गया यह कार्य क्या है? पाठ्यक्रम पर पूरा करने हेतु न्यायोचित। बिल्कुल न्यायोचित नहीं है ये, एकदम नहीं। आप भी शिक्षक बनिएगा सीटेट पास करने के बाद, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल। श्रेष्ठ बच्चा को पहचानिए, लेकिन आप दूसरे बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए यह भी नहीं। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना। ये शिक्षिका क्या कर रही है कि जो बच्चे हैं हर बच्चे को एक जैसा अवसर मिले, उसको ये वंचित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, गुणज विकार से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? गुणज विकार से जूझते यानी कैलकुलेशन बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो क्या महत्वपूर्ण है? यानी समावेशन करना है उसको, बच्चे को उसी क्लास में पढ़ाना है, तो क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाधाएं निश्चित करना। सख्त समय बाधाएं भी बच्चों से नहीं करेंगी। विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन और गणित संबंधी प्रयोज्यताएं उपलब्ध करवाना। और देख लेते हैं, लग रहा है यही होगा। पाठ्यांश में मौजूद प्रासंगोचित जानकारी को निष्प्रभ ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। ये भी नहीं। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का, पिछले क्वेश्चन में बनाए मानकीकृत, जहां रह जाए एकदम उसको गलत मान लेना, तो मानकीकृत भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? अब किसी को नहीं दिख रहा है तो और किताब में क्या क्या कमी है उसके लिए, जो कि वो उसके लिए नहीं है। स्पर्शिक ग्लोब, ये तो होना चाहिए। स्पर्शिक छू सके, भाई कम दिखता है उसको छू के वो अनुमान लगा सकेगा। छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, अब उसको दिख ही नहीं रहा और छोटा छोटा लिखा रहेगा तो क्या होगा? उसके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो वो नहीं समझ पाएगा। दृश्यपट पठन सॉफ्टवेयर यानी देखकर पढ़ने वाला सॉफ्टवेयर हो ताकि बच्चे पढ़ पाए। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, तो जिसको दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित है, तो ब्रेल लिपि तो 1 नंबर चीज़ है। तो यानी छोटे अक्षर वाली पुस्तकें, जब छोटे छोटे अक्षर रहेंगे तो बच्चे उसको नहीं पढ़ पाएंगे जो दृष्टिबाधित होंगे। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कथन ए। देखिए इस बार हमेशा हर सेट में कथन और कारण वाला प्रश्न है और ये बहुत आसान है एकदम। ये सोचिए कि 2 लोग हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और दोनों कौन सही बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं। तो फिर ये भी सोचना है कि दोनों बोल रहे हैं तो दोनों एक ही मैटर पे तो नहीं बोल रहे हैं।
तो यही चीज़ सोचना है, ये बहुत आसान है। हालांकि ये इस सेट का पहला प्रश्न है, हम पिछले वीडियो में बनाए थे तो उसमें चर्चर, कथन और कारण वाले प्रश्न थे, वो समझिए कि जरा सा दिमाग लगाए कि वो 4 नंबर आपका पक्का है। तो देखिएगा कितना आसान है, कितना आसान है। कथन है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। अब भाषा पढ़ाना है, जो टीचर हैं, टीचर को क्या करना चाहिए, लिखित सामग्री दे देंगे कि भाई आपको ये पढ़ाइए, और श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। यानी सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें, यानी उस पुस्तक की कोई चीज़ सुनी जा सके वो भी उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये क्या है, सही कह रहा है। दूसरा, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। अब देखिए कह रहा है कि हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, और प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो सब विद्यार्थी तो एक जैसे हैं नहीं, कोई कम सुनते हैं, कम देखते हैं। तो कह रहा है कि विविध विकल्प, यानी हम अलग अलग विकल्प से उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्या चीज़ करने के लिए, अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। इसलिए कि यदि सुनने वाला, जैसे ऑडियो वगैरह में पुस्तक होता है ना कि ये पुस्तक ऑडियो में है, बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा, नहीं देख पा रहा, क्या करेगा, सुन लेगा, ऑडियो लगा देंगे, सुन लेगा। तो ये क्या होगा कि हम अलग अलग तरीके को अपनाते हैं पठन शिक्षण का, यानी भाषा शिक्षण के लिए। तो ये कथन क्या हो गया, दोनों सही है, और दोनों एक ही मैटर पे है, दोनों क्या है, एक ही मैटर पर है। तो दोनों जब सही है तो ए और आर दोनों सही है, ए आर और दोनों सही है, तो ये दोनों तो पक्का होगा ही। तो ये दोनों में अब क्या है, दोनों एक ही मैटर पर है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन से गुण मौजूद होंगे, कौन से गुण मौजूद होंगे। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, ये दोनों बताएंगे कि ये दोनों है क्या, कभी फिर नहीं भूलिएगा आप। अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीनोन्मुख उत्पादन की योग्यता, ये दोनों भी है। यानी अमूर्त चिंतन क्या होता है, बच्चे जो तेज होगा, जो प्रतिभाशाली होगा, जो सृजनशील बालक होगा, वो क्या करेगा, वो अमूर्त चिंतन की योग्यता रखता है, और नए चीज़ उसको बताया जाएगा तो नए चीज़ को भी ग्रहण करने की उसमें योग्यता होती है। तो ये दोनों सही है। अब अपसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि जैसे कोई समस्या है, उसको समाधान करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए सब विद्यार्थी को दे दिए, और विद्यार्थी क्या करेगा, उस समस्या का समाधान सब एक ही तरह से करेगा, सब एक ही तरह से करेगा, और एक ही तरह से इसलिए करेगा कि जो बड़े लोगों को उस समस्या का समाधान करते हुए देखा है। यानी सभी लोग जब उसी तरह से समस्या का समाधान करते हैं तो वैसे चिंतन को कहते हैं अभिसारी चिंतन, इसको कहेंगे हम लोग अभिसारी चिंतन। लेकिन जो अपसारी चिंतन होता है ये औरों से अलग हटके होता है, लोगों से अलग हटके होता है, कुछ यूनिक होता है। ये यूनिक होता है जिसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स भी, आउट ऑफ द बॉक्स भी ये पूछा हुआ है आपका सीटेट में भी। तो जो सृजनशील बालक हैं हमेशा अलग हटके सोचेगा, अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन तो नहीं सोचेगा क्योंकि उसमें सृजनशील बालक है, वो जो सब लोग जिस तरह से सोचेगा वो भी नहीं सोचेगा। अमूर्त चिंतन तो है ही 1 3 4 1 3 4 1 3 ये नहीं 1 3 4 ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कथन ए, फिर कथन वाला आ गया। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जब कक्षा में हम मूल्यांकन करेंगे तो अलग अलग तरह का टेक्निक अपनाएंगे, मेथड अपनाएंगे। तो ये क्या है, एकदम सही है, कितना आसान है। एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता है। यानी सिर्फ हम पेपर पेंसिल से ही उसका टेस्टिंग कर लेंगे, ये नहीं होगा। तो ये कह भी तो रहा है वही कि नहीं होगा, तो ये भी सही कह रहा है। तो हम विविध मूल्यांकन जब करेंगे तो विविध विधियों से, यानी अलग अलग विधि से करेंगे। और जिसमें सिर्फ कह रहा है क्या हम पेपर पेंसिल से भी नहीं कर सकते, तो मतलब अलग अलग विधि से करेंगे। तो दोनों सही है, और कथन ए यानी कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। पहले क्या कर रहा है शिक्षक
उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम के नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? देखिए इसका आंसर होगा आगमनात्मक विधि, इसलिए कि कुछ शिक्षण सूत्र हैं, उस शिक्षण सूत्र के हिसाब से आप पढ़ाते हैं तो आगमन विधि, उसके उल्टा पढ़ाते हैं तो निगमन विधि। जैसे कि मूर्त से अमूर्त, जब बच्चों को हम मूर्त से अमूर्त पढ़ाएंगे तो ये विधि क्या कहलाएगी? ये विधि कहलाएगी आगमनात्मक। जब हम बच्चों को स्थूल से सूक्ष्म पढ़ाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म की ओर, तो ये विधि क्या कहलाएगी? आगमनात्मक। सरल से कठिन की ओर, यानी बच्चों को पहले सरल चीज़ें पढ़ाएंगे तब कठिन चीज़ें पढ़ाएंगे, तो ये विधि कहलाएगी आगमनात्मक। जब बच्चों को हम विश्लेषण करके पढ़ाएंगे पहले, यानी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण की ओर, तो ये विधि क्या होगी? ये विधि भी होगी आगमनात्मक। तो आगमनात्मक समझ गए तो निगमनात्मक भी समझ गए, यानी बच्चों को पहले यहाँ पर क्या कर रहा है? नियम बता रहा है, उदाहरण बता रहा है, तब नियम बता रहा है उसके आधार पर, तो ये विधि क्या है? आगमनात्मक। और इसी को उल्टा देंगे कि बच्चों को नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, तब निगमनात्मक। अमूर्त से मूर्त की ओर तो निगमनात्मक, सूक्ष्म से स्थूल की ओर निगमनात्मक, यानी ये उल्टा। तो समझ गए होंगे निगमनात्मक और आगमनात्मक। अब आप कभी नहीं भूलिएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी की सहकारिता हेतु यानी साथ साथ कार्य करे, बच्चे सहायता करें, इसके लिए क्या कीजिएगा? स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण। अपने से हम स्वयं और नियम कठोर क्यों बनाने जाएंगे भाई? विद्यार्थी सीखेगा थोड़े। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत, बार बार भी शिकायत नहीं करेंगे, दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उसको आप समझाइए, एक शिक्षक होने के नाते आप उसको समझा सकते हैं। मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना, एकदम भर्त्सना भी नहीं करेंगे कि बच्चा कोई गलती कर रहा है, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, उसका क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो भी नहीं। तो चौथा होगा ही आंसर, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, विद्यार्थी की सहभागिता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। बच्चों के लिए अधिगम कहाँ होगा? खेल कूद में होगा, बिल्कुल हो जाएगा। घर में भी अधिगम होता है, कक्षा कक्ष में भी अधिगम होता है, तो इसका आंसर ये तीनों होगा, ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? इसमें पूछ रहा है प्रभावशाली नहीं है। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल होगा। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित भी करेंगे, देखो बेटा कोशिश करो, प्रयास करो, तो क्या होगा? ये भी सही कथन है, इसका प्रभावशाली है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, हम जब वो समाधान करेगा तो सामग्री भी प्रदान करेंगे, तो ये भी होना चाहिए। तो चौथा तब तो हो नहीं होगा। हर समस्या के लिए एक ही जैसा पूर्व निर्धारित चरण दर प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। अलग अलग समस्या है भाई, तो एक ही तरह का हर समस्या में काम नहीं आएगा, तो ये होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? संरचनावादी यानी जिसको कहते हैं क्रिएटिविटी। तो अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं? बिल्कुल नहीं, वो सक्रिय होते हैं। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। आप यदि यंत्रवत जैसे को तैसा याद कर लीजिए, किताब हो तो रट्टंत बना रहे हैं, तो ये भी नहीं। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। बच्चों को यदि आप प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि बच्चे प्रश्न करें, तो ये भी क्या है? संरचनावादी कक्षा का उदाहरण नहीं है। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, तो ये आपका संरचनावादी कक्षा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? अवरोधक मतलब बैरियर, रुकावट, अवरोधक है।
त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। आप गलती करते हैं तो गलती से सीखते हैं लोग, तो गलती करना भी क्या है, अधिगम का हिस्सा है, तो ये सही है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। लज्जाजनक कार्य नहीं होगा ना, लज्जाजनक कार्य थोड़ी होता है। हम लोग काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो गलती हो सकती है, गलती हो सकती है, सबसे गलती होती है, तो इसमें लजाने वाली बात क्या है। ये तो इतना बड़ा बात बोलना ही नहीं चाहिए गलती। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है, समझ बढ़ता है। गलती करने से क्या होता है कि बार बार गलती करते हैं तो मेरी समझ बढ़ जाती है कि भाई पिछले बार ये गलती किए थे, ये भूल किए थे, तो सुधार करते हैं उसमें, तो ये भी होगा। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। यानी जो लर्नर होते हैं, ये नहीं कि गलती कर रहे हैं तुरंत डांट दिए, फिर थोड़ा देर आगे बढ़ा, फिर गलती किया, फिर डांट दी, उसको फ्री छोड़ दीजिए ना, उसको डांटना नहीं है। जब उसको उसके मन से ये भय खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, तो वो बिंदास होकर डिसीजन लेगा और सीख सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा अभी बताए कि अभिप्रेरणा सामाजिकरण बताए थे, तो अभिप्रेरणा भी दो तरह का, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो अंदर से आवाज़ आए कि भाई हमको ये चीज़ करना है, ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ बनाना है, ये चीज़ पाना है, तो ये हो गया आंतरिक अभिप्रेरणा। और जब दूसरे लोगों से, बाहर से कोई फैक्टर, बाहर का कोई फैक्टर हमको मोटिवेट करता है कि हमको ये चीज़ पाना है या हासिल करना है, तो ये अभिप्रेरणा होता है। जैसे मान लिया जाए कि आप बहुत बढ़िया किए, आप अंदर से टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाए, एक शिक्षक आपको पुरस्कृत कर दिए, तो शिक्षक का पुरस्कार आपके लिए क्या हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। दूसरा कोई देखेगा, अरे उसको प्राइज मिला तो हम भी पढ़ेंगे, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा क्या हो गया, शिक्षक का पुरस्कार हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा। अब ऑप्शन देख लीजिएगा तो समझिएगा। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है, तो ये तो उसका आंतरिक भी हो सकता है। नगद इनाम पाने हेतु रेहान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। नहीं, ये नगद इनाम पाने के लिए किसी से क्या करता है कि वो परियोजना के लिए विभिन्न स्रोत का खोज करता है कि भाई हमको ये चीज़ मिलेगा, तो बाहरी अभिप्रेरणा है नगद। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, बाह्य अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, अनुवांशिकता और निष्पादन, अनुवांशिकता और वातावरण। यानी संज्ञान और संवेग को उसका प्रभावित करता है। बच्चा कोविड में पढ़ा ही नहीं, टेंशन में जिया तो उसका संज्ञान गड़बड़ा गया, और टेंशन में है तो संवेग बढ़ गया, तो ये चीज़, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि हमेशा कई सेट में हम देखें हैं इसको रिपीट होते हुए ये प्रश्न। सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो। शिक्षक निर्देशित नहीं, बाल निर्देशित हो या बाल केंद्रित हो। सहपाठियों द्वारा निर्देशित, ये भी नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं। स्वतः निर्देशित, जब अपने आप से हमको निर्देश मिलेगा भाई हमको ये चीज़ करना है, ये ऐसा करने से मेरे लिए अच्छा होगा, तब क्या होगा, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो ये था CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 प्रश्न का संपूर्ण विश्लेषण, जो 3 जनवरी 2022 को पूछा गया था। उम्मीद करते हैं देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि अब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और यदि आप नहीं किए हैं तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम जाते जाते बोलते हैं कि मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत।